जय हिंद दोस्तों, आज रहेगा हम लोगों का जीडी का प्रैक्टिस बहुत धुआंधार। देखिएगा, आपको क्वेश्चन फास्ट कराएंगे। सब जीडी का ही क्वेश्चन है, इसमें कैसे आ रहा है क्वेश्चन बस आपको ये देखना है और इसको हम लोग विस्तार से भी देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग नहीं है की बात कर रहा है, यानी जब क्वेश्चन में नहीं आ जाता है तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। यानी हमको कम से कम तीन ऑप्शन आना चाहिए एकदम कन्फर्म, तब जाकर के हम चौथा ऑप्शन को छांट पाएंगे। अनुवांशिक बीमारी मतलब जो हम जन्मजात होता है, कौन सा हमारा जो है कि जन्मजात रोग है, तो इसमें 3 होगा, 1 नहीं होगा। देखिएगा, रतौंधी दिया ऑप्शन में, रक्तहीनता दिया है, हीमोफीलिया दिया है और अंधता दिया है। तो हमारा इसमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, इसमें से 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो देखिएगा, ये हमारा रतौंधी है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है, ए की कमी से रोग है, ठीक ना, ए की कमी से। तो ये तो हमको विटामिन मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो यानी यही हमारा जो है कि रतौंधी, ये हमारा जो है कि अनुवांशिक रोग नहीं है। और बाकी जो हमारा रक्तहीनता है, हीमोफीलिया है और अंधता है, ये हमारा तीनों क्या है, ये हमारा जो है कि अनुवांशिक रोग है, ठीक ना। देखिएगा, रक्तहीनता में क्या होता है, इसमें व्यक्ति का जो चमड़ी होता है, जिसको हम लोग चर्म रोग बोलते हैं, व्हाइट यानी सफ़ेद होता है। चमड़ी पे जो है कि व्हाइट कलर का होता है, चमड़ी व्हाइट कलर की होती है, सफ़ेद होता है, जिसको हम लोग चर्म रोग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो है कि कहीं पे कट गया तो उसका ब्लड नहीं रुकता है, थक्का नहीं बनता है। तो ब्लड का थक्का ना बनना, ब्लड का न रुकना यानी थक्का ना बनना, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी है हीमोफीलिया। और उसके बाद हमारा क्या है, वड़नता। इसमें ये बीमारी भी जन्मजात होती है, जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति को जो है कि लाल रंग और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है। लाल उसको नीला दिखाई देगा, लाल नीला दिखाई देता है, और हरा उसको पीला दिखाई देता है, ठीक ना। तो ये 2 कलर का पहचान नहीं कर पाता है, किसका, लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है वड़नता व्यक्ति। ये जो रेलवे में काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, लोको पायलट हो गया, वहाँ के जो भी हमारा स्टेशन मास्टर वगैरह हो गए, जो भी होते हैं, सबका मतलब रेलवे में जितने कर्मचारी हैं सबका वड़नता हमेशा चेक किया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारे 3 जो है, ये 3 हमारी अनुवांशिक बीमारियाँ हैं। एक हमारी ये विटामिन की कमी से होता है, हमको उसकी अगर पर्याप्त विटामिन मिल जाए हमको, ये तो हमारा ये बीमारी खत्म हो जाती है, ठीक ना। इसमें पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, कह रहा है कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोकण तट, कोरोमंडल तट। देखिए, आप इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिएगा, क्या होता है भारत का उत्तरी पश्चिमी तट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपको बना करके समझा दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा गुजरात, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात। आप इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए। यहाँ देखिए, ये हमारा होता है कक्ष का रण, ये है कक्ष का रण, क्या है, इसको बोलते हैं कक्ष का रण। इधर भी थोड़ा सा है कक्ष का रण। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आपको देखने को मिलता है, इसको कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से जो हिस्सा है, इधर वाला जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से कक्ष के रण से और यहाँ तक, यहाँ पे है हमारी खंभात की खाड़ी खंभात की खाड़ी है यहाँ पे है खंभात की खाड़ी, नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, खंभात की खाड़ी। इसी में सब हमारी नर्मदा ताप्ती नदियाँ सब आकर इसी में गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। ये खंभात की खाड़ी गुजरात के नीचे, और कक्ष के रण से खंभात की खाड़ी तक का जो ये हिस्सा है, एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। काठियावाड़ या फास्ट तरफ देखेंगे सौराष्ट्र तट बोला जाता है, काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। कहाँ से, कक्ष के रण से, यानी गुजरात के ऊपर वाले हिस्से से, और यहाँ तक खंभात की खाड़ी तक। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे यानी खंभात की खाड़ी यहाँ पे हमारा पड़ता है दमन तक बोला जाता है। अगर देखेंगे तो दमन होगा, यहाँ पे दमन है हमारा, दमन तक कक्ष के रण से दमन तक बोला जाता है काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। अब इस दमन से आप आ जाइएगा यहाँ आधा गोवा से गोवा तक, दमन से आ जाइएगा गोवा तक। यहाँ से अगर हम लेंगे, यानी खंभात की खाड़ी से यहाँ से गोवा तक लेंगे, तो इसको बोला जाता है हमारा क्या, इसी को बोला जाता है हमारा कोकण तट।
और आधा गोवा के बाद, आधा गोवा से आप आ जाइएगा यहाँ पे मंगलौर, यानी कर्नाटक तक। यहाँ पे पड़ता है हमारा मंगलौर, मंगलौर यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्नाटक है, कर्नाटक तक। यहाँ से यानी आधा गोवा से और हमारा मंगलौर कर्नाटक तक ये हमारा हिस्सा जो पड़ता है इसको जिस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ या कनारी तट। कन्नड़ या कनारी तट, कन्नड़ या कनारी तट। और इसको देख लीजिएगा मंगलौर से यानी कर्नाटक से अब आ जाइएगा यहाँ पे हमारा नीचे कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। इस हिस्से से हमारा ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इतने नामों से जो हमारा ये तटीय मैदान है, यानी हमारा जो तटीय मैदान यानी हमारा क्या होता है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं जलीय क्षेत्र है जो पश्चिम भारत वाला, इस नामों से जाना जाता है इसको। यहाँ से आपको जाना जाएगा कठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। उसके बाद हमारा दमन से यानी खंभात की खाड़ी से हमारा आधा गोवा तक जाना जाएगा कोकर तट। और उसके बाद आधा गोवा से मंगलौर यानी कर्नाटक तक हमारा जाना जाएगा कन्नड़ या कनारी तट। और उसके बाद हमारा मालाबार तक जाना जाएगा मंगलौर से और कन्याकुमारी तक। यहाँ है नीचे एकदम एक केरल वाला हिस्सा है, पूरा केरल का हिस्सा है, केरल वाला हिस्सा ये हमारा है कन्याकुमारी तक, इसको जाना जाएगा कन्याकुमारी। इसको हम लोग जानेंगे क्या, मालाबार तट, ठीक। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, तो क्या पूछा है, तटीय मैदान जो उत्तरी भाग को यानी पश्चिमी घाट है ना, इसके उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो यही हमारा ये है। इसके उत्तरी भाग क्या है, कोकर तट। किस नाम से जानेंगे, कोकर तट के नाम से जानेंगे। क्या हो जाएगा, कोकर तट। आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, आपको पूरा अच्छे से लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, कोकर तट। आगे देखिएगा, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्ष किया जाता है। कह रहा है कि मलेरिया जो रोग होता है उसका जो है कि औषधि कुनैन किससे निकाला जाता है, किस वृक्ष के छाल से। तो आपको देखना है सिनकोना की छाल से, सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष से। बताइए क्या हो जाएगा। देखिएगा सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, सिनकोना एक वृक्ष है, उसी की छाल से मलेरिया रोग का जो है कि दवा बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मलेरिया रोग की दवा का नाम क्या है, कुनैन। और कुनैन किससे निकाला जाता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे एक दो चीज़ और पूछा है, बताते हैं आपको। ये जो बीड़ी बनती है इसको हम लोग बीड़ी बोलते हैं, बीड़ी जो लोग बूढ़े लोग पीते हैं, ये बनती है तेंदू वृक्ष के पत्ते से, तेंदू वृक्ष के पत्ते से बनती है। उसके बाद जो तारपीन का तेल होता है, तारपीन तेल ये हमारा निकाला जाता है चीड़ वृक्ष से, चीड़ वृक्ष से, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पूछा है बार बार, इसको देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल यानी जो हम लोगों का डीजल है, जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए, फिलहाल में पृथ्वी के अंदर से निकलता है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो कोई ऐसा पौधा है जो हमको, जैसे हम लोग मान लीजिए क्या बोलाता है, ये सरसों का तेल हम लोग लगाते हैं, तो मान लीजिए कोई पौधा से ही तो निकलता है सरसों का तेल। उसी तरह कौन सा ऐसा पौधा है जिससे हम डीजल भी निकाल सकते हैं, बताइएगा। कपास है, गन्ना है, जयफ्रोटा है, आलू है, क्या है, जयट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिससे हमारा डीजल भी निकाला जाता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, भारत जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। कह रहा है कि भारत में जो जैव विविधता की दृष्टि, जैव विविधता मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब ये होगा सबसे घना जहाँ पे आबादी पाया जाए, स्थान पाया जाए, हॉट स्पॉट, संवेदनशील क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमको कहाँ पे मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र जो है कि भारत में 4 ही हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता क्षेत्र भारत में मात्र कितना है, 4 ही हैं। अब चारों का नाम आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा 4 कौन कौन है। पहला देख लीजिएगा, ये पहला हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट तो हमारा बहुत बड़ा है, पश्चिमी घाट तो पूरा ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पश्चिमी घाट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पश्चिमी घाट ही है। अब पश्चिमी घाट में कहाँ, तो पश्चिमी घाट में अगर पूछेगा एग्जैक्ट जगह तो कहाँ, अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो पश्चिमी घाट में कहाँ, केरल,
कहाँ पे? केरल में। केरल में। और केरल में कहाँ? केरल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे? शांत घाटी। कहाँ पे? शांत घाटी है, एक स्थान है शांत घाटी, वहीं पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक ना। तो यहाँ देखें पश्चिमी घाट हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा हमारा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? दूसरा सबसे ज़्यादा, दूसरा हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट हो गया ना। इंडो बर्मा यानी भारत म्यांमार जो सीमा है, भारत म्यांमार सीमा, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक। अब तीसरा देख लीजिएगा, बहुत पूछता है यहाँ से, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको फिक्स रखिएगा 1 नंबर। तीसरा हो जाएगा हमारा पूर्वी हिमालय, यहाँ इसको हम लिख दे रहे हैं उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय बोलता है, उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, यहाँ कहीं कहीं हिमालयी क्षेत्र आपको भी मिल जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा, चौथा हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे हो गए 4 हॉट स्पॉट। पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा, यानी भारत म्यांमार वाली जो सीमा है इधर म्यांमार वाली, उसको इंडो बर्मा क्षेत्र में बोलते हैं। उत्तरी हिमालय, कहीं कहीं आपको हिमालयी क्षेत्र भी मिलेगा, यानी पूर्वी हिमालय के नाम से भी कभी कभी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा क्या? पश्चिमी घाट सबसे जो है कि हमारा हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट क्या जाएगा सबसे ज़्यादा? पश्चिमी घाट में कहाँ? केरल में। केरल में कहाँ? तो शांत घाटी में, ठीक। आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक का पौधा है? मतलब जब हमारा वायुमंडल प्रदूषित होगा तो पौधा कौन सा है जो बिना मशीन मतलब ऐसे तो हम मशीन से चेक करते हैं, लेकिन एक कोई पौधा है जिससे पता चल जाएगा कि हमारा वायुमंडल क्या है, प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, वो संकेत देने लगता है, मुरझाने लगता है। इसका नाम क्या है? शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, फर्न है। क्या है? लाइकेन नाम का एक पौधा है जो प्रदूषण गंदा होने पर, यानी वायुमंडल प्रदूषित होने पर क्या होता है? मुरझाने लगता है। इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य बताइए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 राज्य हैं और 8 जो है कि यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें हमको इस 8 में से पूछ रहा है संघ राज्य में से कौन सा होगा? दमन और दीव, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? दिल्ली है, दिल्ली है सबसे संघ शासित राज्य। ये अगर इसमें हमको रहता अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हो जाता, लेकिन ऑप्शन के अनुसार करेंगे, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, अगर वो नहीं है तो हमारा फिर दिल्ली हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे छोटा हमारा संघ केंद्र शासित प्रदेश क्या आता है? ये आता है हमारा लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को, 30 जनवरी को। तो क्या होता है विश्व ओजोन दिवस? यानी ओजोन जो क्षरण होता है वो, उसको बचाने के लिए, जो ओजोन गैस है यानी जो हमारी वायुमंडल में जो क्षरण होता है ओजोन परत का, उसको बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 16 सितंबर को। 30 जनवरी को मनाया जाता है हमारा क्या? शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, शहीद दिवस। देख लीजिएगा ये सब। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन? ग्रीन मफलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण से आपको बहुत पूछा है, जीडी में खूब पूछा है इसको। ग्रीन मफलर क्या होता है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, बताइए क्या होता है? ग्रीन मफलर किसको बोलते हैं? इसको समझ लीजिए, आजीवन भर याद रहेगा, फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया सड़क, ये आपको बना दे रहे हैं सड़क, ये हो गया ये हमारा क्या? सड़क। क्या हो गया? ये सड़क हो गया। सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे जो पौधे लाइन से कतार वाइज लगाए जाते हैं उसी को ग्रीन मफलर बोला जाता है। ठंडी का मौसम आ गया है, ठंडी का मौसम आ गया है, ठंडी से बचने के लिए हमको चाहिए ना मफलर जो लगाते हैं, ग्रीन मफलर, उसी को बोला जाएगा। ये ग्रीन मफलर उसी को बोला जाता है। पौधा बना दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पेड़ों को लगाया जाता है रोडों के किनारे, क्या बन रहा है? बन जाए पौधा। अरे ये तो कैसा हो गया, शऊर नहीं आ रहा है बनाने। हाँ, ये ग्रीन मफलर बन गया, समझ लीजिएगा। ये मतलब एक पेड़ है, हरे भरे हरियाली दे रहे हैं सब,
आपको बस समझाने के लिए बना रहे हैं, आपको आजीवन भर याद रहेगा। ये लग रहा है कि सब ढोलक बजाने वाला जो बना के रखे रहते हैं वही लग रहा है। ये पौधे हैं, ये रोड हो गया। रोडों के किनारे जो कतार से लाइन वाइज लगाया जाता है दोनों तरफ, या रेलवे लाइनों के किनारे जो लगाया जाता है पौधे, सड़कों के किनारे लगाया जाता है, उसके बाद नहरों के किनारे लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। ठीक ना, वही ग्रीन मफलर है। एक कतार वाइज जो लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, किस लिए होते हैं? ये मृदा प्रदूषण से बचाने के लिए, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से नहीं, क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। जो भी गाड़ियाँ जाएंगी, ट्रेनें जाएंगे, जो भी हमारा इस रोड से जो भी ध्वनि निकलेगी उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। जो भी गर्दा उड़ा, जो भी कुछ हुआ तो इस पर जाकर सट जाएगा। तो सबसे मेन इनका कारण होता है ग्रीन मफलर किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि को शहरी क्षेत्रों में यानी रोड से बाहर क्षेत्रों में नहीं जाने देते हैं, जो है कि नागरिक, जहाँ पर नागरिक वगैरह रहते हैं उस इलाके में नहीं जाने देंगे। यहीं पे क्या करेंगे? रोकेंगे इसको, यानी रोड के किनारे ही रोक लेंगे, दूर नहीं जाने देंगे। ठीक ना, तो ध्वनि प्रदूषण से होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक ना, कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जीव जंतु पाए जाएंगे? समुद्र में, घास के मैदान में, वन में, पर्वत में, कहाँ? तो सबसे ज़्यादा समुद्र में जो है कि हमारा सबसे बड़ा विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? समुद्र में। जितना ऑक्सीजन पृथ्वी पर है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ है? समुद्र में। जितना जनसंख्या पृथ्वी पर है उससे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? समुद्र में है। तो सबसे ज़्यादा यानी विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? समुद्र में अंदर है, यानी समुद्र में। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र बताइए। मीथेन गैस है सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादित होती है? खूब क्वेश्चन पूछता है इसको। आप देखिएगा, गेहूं के खेत से, धान के खेत से, कपास के खेत से, मूंगफली से जो मीथेन गैस है कहाँ से उत्पादित होती है? तो कहाँ से होगी? गेहूं के खेत से नहीं, धान की खेत से निकलती है। धान की खेत से निकलेगी। और आपको बता दे रहे हैं कहाँ से निकलती है हमारी ये मीथेन गैस, कहाँ से निकलती है? धान की खेत हो गया, गोबर हो गया, गोबर गैस से, गोबर से जो पशु जो नहीं करते हैं गोबर, उससे, उसके बाद उनके मल मूत्र से निकलती है। उसके बाद हमारा होता है खोइया से, जो गन्ना पेरा जाता है उससे। उसके बाद सबसे ज़्यादा निकलती है मीथेन बाजरे की खेत से। बाजरा का खेत हो गया, धान का खेत हो गया, गोबर हो गया, ये सबसे निकलती है। ठीक ना, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो सबसे ज़्यादा निकलती है, जो क्या बोलते हैं, जानवर जो जुगाली करते हैं, जुगाली जो जानवर जो जुगाली नहीं करते हैं, देहात भाषा में उसको हम लोग गाँव में कहते हैं कि ये पगुरी कर रहा है, पगुरी, तो उसी को हम लोग जुगाली किताबी भाषा में बोलते हैं। तो जो जानवरों को जुगाली होती है उससे भी हमारा मीथेन गैस निकलती है, गोबर गैस से निकलती है। उसके बाद धान की खेत से निकलती है, बाजरे की खेत से निकलती है। जब गन्ना का पेराई होता है उससे जो खोइया से भी निकलती है बहुत ज़्यादा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, ये क्या लिख दिया? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है, बताइए। यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखीय कैंसर, त्वचा कैंसर। यानी सूर्य से जो हमारा पराबैंगनी किरण निकलती है पृथ्वी पर आने के बाद सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगी? हमारे यकृत को, मस्तिष्क कैंसर को, मुखीय कैंसर को, त्वचा कैंसर को। यानी त्वचा कैंसर होता है। सूर्य से आने वाली सबसे पराबैंगनी किरण किसको प्रभावित करती है? त्वचा कैंसर को। ठीक, अगला क्वेश्चन, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। जो हमारा ओजोन बायोस्फीयर है उसको कौन सी बचाती है? क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। क्या आ जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणें। थोड़ा सा फाड़ देखिएगा, क्वेश्चन आपको ते दिखाएंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। सारे के सारे क्वेश्चन जीडी के हैं, आपको ऑल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस इसको आपको पढ़ना है, देखना है, ठीक ना। तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। कहाँ नहीं चलेगी? ठोस में, द्रव में, गैस में। कहाँ नहीं चलेगी? निर्वात में यानी जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे ध्वनि तरंगे नहीं चलेगी। आप चंद्रमा पे चले जाइए, वहाँ पे निर्वात है। आप जो हमारा जो अच्छे वाले जो बोतल आते हैं जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, कि मान लीजिए अभी अगर पानी को ठंडा करके रख दिए तो 24 घंटा ठंडा ही रहेगा। अगर पानी को गर्म करके कोई चीज़ रख दिए तो गर्म ही रहेगा। तो उसके बीच में आप उसको ऊपर से ठोकिएगा तो उसमें बीच में आपको धम धम मतलब खाली आवाज़ टाइप का दिखेगा, पता चलेगा कि बीच में खाली है। तो उस बीच में से गैस को निकाल करके उसको निर्वात कर दिया जाता है कि बाहरी वातावरण का जो प्रभाव है अंदर ना जाए, अंदर की वस्तु पर ना जाए, जो अंदर उसमें वस्तु रखी गई है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है, निर्वात में जो है कि हमारा ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा सबसे तेज ठोस में चलती है। ठीक, अगला देखिएगा,
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो हमारा सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है, उसमें विद्युत ऊर्जा का, वो किससे चलते हैं, किससे उनको चलने के लिए गति मिलती है, पर ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है? उसमें क्या होता है? सोलर सेल होता है, उसमें लगा रहता है, ऐसे सोलर सेल उसमें लगा रहता है। ऐसे देखिएगा कृत्रिम उपग्रह जो भी छोड़े जाएंगे, मान लीजिए हमारा कृत्रिम उपग्रह हो गया, इसमें लगा रहता है सोलर सेल, इसी से क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब जीडी का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। भारत की संसद में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? राष्ट्रपति नहीं होता है, राज्यसभा नहीं होता है, लोकसभा नहीं होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? उपराष्ट्रपति नहीं होता है। ये तीनों होते हैं। सरला याद रखिएगा, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80, 81, ठीक ना। ये तीनों है, सरला ट्रिक है। भारत के संसद में तीनों होते हैं, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा। भारत के संसद के 2 अंग 3, अरे भारत के संसद के कितने भाग? 2 भाग, राज्यसभा और लोकसभा। अंग पूछेगा तो 3, राष्ट्रपति को लेकर के 3 हो जाता है, ठीक। अगला था, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है? यानी महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग चलाया जाता है, तो उसको कितने दिन पहले हम बता दें कि आप जो है कि अपने पद को आप खाली करिए, ठीक ना। कितने दिन पहले उसको सूचना दिया जाता है? तो 14 दिन होता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है महाभियोग चलाने के लिए, ठीक ना। अनुच्छेद 61 होता है, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग चलाया जाता है, ठीक ना। अनुच्छेद 61 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक ना। कौन? देखिएगा थोड़ा सा, ये जहाँ से वीडियो बन रहा है ये उस क्षेत्र में चेयरमैनी का चुनाव है, थोड़ा सा इन लोगों ने परेशान करके रख दिया है, वीडियो को बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बनाने नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। अभी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन तभी बीच बीच में डिस्टर्ब करके रख दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसको मैनेज करिएगा आप लोग। अध्यक्षता करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति और जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त अधिवेशन की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछेगा कि दोनों सदनों की आहुति, मान लीजिए कोई दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में कोई विवाद हो जाए, अगर उसको कौन आहूत करता है, बुलाता है कौन, ये उसको समझाने के लिए, चाहे कोई भी काम करने के लिए, तब उसमें हमारा राष्ट्रपति हो जाता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज रहता है लड़कों को। उसके लिए जब दोनों सदनों की आहुति करेगा, बुलाएगा, तो वहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, दोनों को देख लीजिए। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष होगा, न कि आप राष्ट्रपति मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन दिया है। आगे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है, कौन हो जाएगा? सतलज नदी है। सतलज नदी इसका जो है कि उद्गम भारत में नहीं है, ये हमारा भारत में नहीं है, ये हमारा चाइना से, यहाँ पे मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा जो है कि ये चाइना, यहाँ पे ये चीन से निकलती है। यहाँ पे है राकसताल झील है, वहीं से निकलती है, मानसरोवर झील के थोड़ा सा नीचे, ठीक ना। सतलुज जो है कि सिंधु की सहायक नदी है, ये भी तो सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है? सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं। उसमें हमारा सतलुज नदी है जो है कि चीन से निकलती है, ये भारत से नहीं निकलती है। आगे देखिएगा, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा वायुमंडल में को हम लोग 5 मान लीजिए, हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी होगा, इसके ऊपर हम लोग वायुमंडल को 5 भागों में बांटे हैं। कौन सा है? पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल। पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल। पहला हमारा हो जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद हमारा ओजोन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायु मंडल यानी बाहरी मंडल। तो कौन सा हमारा जो है कि जिसमें हम लोग अपना बेतार संचार उपग्रह, यानी जो भी हमारा मोबाइल का जो टावर हम लोग पकड़ाते हैं, तो उसकी सैटेलाइट कहाँ लगाई गई है? रेडियो को जो भी हम लोग सिग्नल पकड़ाते हैं, उसकी सैटेलाइट, डिश वगैरह का, ये कहाँ लगा है? बेतार संचार। उसमें कोई तार वगैरह नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे एंटीना वगैरह पकड़ाना आता है तो पकड़ा लेते हैं, डिश वगैरह, ठीक ना। तो कहाँ है? क्षोभ मंडल में है, ये समताप मंडल में है, ये आयन मंडल में है, ये बहिर्मंडल में। कहाँ पे लगता है? आयन मंडल में। आयन मंडल में जो भी हमारे ये सब रेडियो का संचार उपग्रह, मोबाइल का टावर के लिए जो भी है लगता है। क्षोभ मंडल में हमारा मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में जो है कि हमारा
वायुयान उड़ाया जाता है, ठीक ना। वायुमंडल में पृथ्वी का उपग्रह, चक्कर लगाने वाले उपग्रह छोड़े जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक ना। देख लीजिएगा, इसको विधिवत बता देंगे बाद में, ठीक ना। ये देख लीजिएगा, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। उस आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। भारत दिया है, विशाखापट्टनम दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। इन चारों में से हमको ढूंढना है कि कौन सा इसमें हमारा होगा ऑप्शन, कौन सा होगा। बेन आरेख का क्वेश्चन होता है, बेन आरेख का, तो क्या हो जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बताइए क्या होगा। भारत, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये हमारा हो जाएगा सबसे। अगर ऊपर वाला ले लें तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भारत, क्या हो जाएगा, भारत। और भारत के अंदर हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा हो जाएगा, ये वाला गोला हो जाएगा क्या, ये वाला हमारा जो गोला हो जाएगा दूसरा नंबर, ये हो जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। दूसरा वाला गोला हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। दूसरा वाला गोला है क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और जो हमारा तीसरा वाला गोला हो जाएगा अंदर वाला, सबसे अंदर वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। वहाँ का एक क्या है, विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है, वहाँ का एक शहर है, तो इसके सबसे अंदर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, विशाखापट्टनम, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा बेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही दर्शाता है। मुद्रा, युवान, बहुत, बताइए झट से, जल्दी करिए। मुद्रा है, युवान है, बहुत है। पहला होगा, दूसरा होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, मुद्रा, युवान, बहुत। तो हमारा इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सबसे जो बड़ा वाला ऑप्शन है इसको हम बना दे मुद्रा। मुद्रा के अंदर ही हमारा आ जाएगा, मुद्राएं के अंदर हमारे आ जाएगा क्या, उसी के अंदर एक हमारा ये अलग देश की मुद्रा है, ये बहुत अलग देश की मुद्रा है। तो मुद्रा के अंदर भी हमारा क्या आ जाएगा, युवान आ जाएगा, ये भी एक मुद्रा है, और बहुत भी एक मुद्रा है। हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, व्हेल, चमगादड़, स्तनपायी, इसमें से छांटना है कि कौन सा हमारा डायग्राम ए जाएगा सही बेन आरेख वाला। व्हेल है, चमगादड़ है, स्तनपायी है। देखिएगा, जो स्तनपायी है इसके अंदर हमारा व्हेल भी आ जाएगा और चमगादड़ भी आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्तनपायी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तनपायी, स्तनपायी हो जाएगा। और उसके बाद इसी के अंदर हमारा एक व्हेल भी जीव है जो हमारा क्या है, स्तनपायी है। यानी स्तनपायी का मतलब वो जो अपने बच्चे को क्या करे, दूध पिलाए, अपने बच्चे को क्या करे, दूध पिलाए, ना कि उसको चारा खिलाए। और चमगादड़ भी क्या है, एक स्तनपायी है। तो ये हमारा दूसरा जो बना है गोला, ये हमारा चमगादड़ हो जाएगा। ये अपने बच्चे को क्या करते हैं, व्हेल भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और चमगादड़ भी अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। ये सभी स्तनपायी है। ऐसे हमारा ये हो जाएगा। फर्नीचर, कुर्सी, पेड़। अब बताइए इसमें हमको छांटना है कौन सा होगा, फर्नीचर, कुर्सी, पेड़। इसको दिमाग लगाइए, जल्दी झट से करिए। फर्नीचर, कुर्सी, पेड़, बताइए कौन सा होगा। देखिए इसका डी होगा। ये हमारा पेड़ अलग हो जाएगा, पेड़ अलग है, और जो है कि हमारा ये एक फर्नीचर हो जाएगा ऊपर वाला। इसी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एक कुर्सी हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा ये हो जाएगा पेड़, ये हो जाएगा हमारा फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएगा, कुर्सी आती है, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हार, कंगन, आभूषण, जल्दी बताइए कौन सा होगा। हार, कंगन, आभूषण, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे सब चीज़ का, ठीक ना। हार है, कंगन है, आभूषण है। हार है, कंगन है, आभूषण है, बताइए हार, कंगन, आभूषण क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ये हमारे जो आभूषण होते हैं उसी के अंदर हमारा हार भी आ जाएगा और कंगन भी आ जाएगा, ठीक ना। तो आभूषण के अंदर हमारा हार भी एक गहना है और कंगन भी एक गहना है। तो हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा, आभूषण, आभूषण। और इसी के अंदर एक मान लीजिए हमारा ये हार हो जाएगा, हार बना दे रहे हैं, पहनने वाला है, गले में औरतें पहनती हैं सब, नाच विवाह में सब। एक कंगन हो जाएगा, शादी विवाह में पहना जाता है कंगन, हाथ में पहना जाता है, जिसको हम लोग चूड़ी क्या बोलते हैं गुलशन, कड़ा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है, यहाँ पे भरना है खाली स्थान। बजाने के लिए क्या बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, पखावज, बांसुरी और तबला क्या बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी, बांसुरी बजाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान बजाते थे ऐसे लेके बजाया जाता है, ठीक ना। उसको देखिएगा, बांसुरी। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने खाली स्थान है को लोकप्रियता बनाया। किसको बजाया, किसको बनाया लोकप्रिय, क्या नाम है, बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बताइए क्या बजाते थे, शहनाई,
शहनाई हो जाएगा, सरोज, शहनाई, तबला, सितार। तो इसमें क्या हो जाएगा? शहनाई। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, फास्ट, टाइम नहीं है, बहुत समय हो गया। जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? सरोज, बांसुरी, तबला, संतूर। क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन हमारा तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। ठीक ना। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे लिख दिए हैं आपको। यहाँ से एक ही जगह है, एक तरफ हमारा है वाद्य यंत्र, एक तरफ है हमारा प्रसिद्ध वादक। तबला कौन बजाते हैं? तो तबला हो जाएगा हमारा जाकिर हुसैन। ठीक। बीड़ा कौन बजाते हैं? तो बीड़ा हमारा हो जाएगा उस्ताद अली खान। वायलिन कौन बजाते हैं? वायलिन हमारा हो जाएगा एल सुब्रमण्यम। ठीक। सरोज कौन हो जाएगा? सरोज कौन बजाते हैं? तो उस्ताद अहमद अली खान, ये हमारे सरोज बजाते हैं। शहनाई कौन बजाते हैं? तो शहनाई हमारा हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद बांसुरी कौन बजाते हैं? तो बांसुरी हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक ना। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाता है? बताइए। कला शैली है, कौन सा राज्य इसको संबंधित है? इसमें से यानी 3 तो एक होगा, 3 तो सही होगा, एक गलत है। तो पंजाब का मोहिनी अष्टम, पंजाब का मोहिनी अष्टम, अरे 3 गलत होगा, एक सही होगा। ठीक ना। उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम कथकली। असम में कथकली होता है, तमिलनाडु में ओडिसी होती है, उत्तर प्रदेश में कथक होता है, पंजाब में मोहिनीअट्टम होता है। नहीं, इसमें कौन सा ये उत्तर प्रदेश में हमारा क्या होता है? कथक होता है, और कथकली केरल में होती है, पंजाब में भाखड़ा होता है। ठीक ना। मोहिनीअट्टम नहीं है। असम में हमारा क्या है? बिहू है, बिहू है, बिहू, ये सब होता है। उड़ीसा में ओडिसी होता है, तमिलनाडु में हमारा, तमिलनाडु में कोई होता है, यहाँ पे है, देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण नृत्य एवं राज, नृत्य राज, देखिए एक तरफ नृत्य है, एक तरफ राज है। उधर वाला नृत्य है, कौन नृत्य कहाँ होता है? कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, नीचे ऑप्शन में था ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बिहू असम का है। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। चिराऊ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिएगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जो है कि कृत्रिम नहीं है? कृत्रिम नहीं है, बताइए। कृत्रिम मतलब जो है कि इंसान द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बताइएगा। कृत्रिम मतलब होता है इंसान द्वारा, और प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति द्वारा बनाया हुआ। प्राकृतिक यानी जिसको ईश्वर बनाया, कृत्रिम मतलब जिसको इंसान बनाए। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो 3 होगा, एक नहीं होगा, एक ईश्वर द्वारा होगा, प्राकृतिक होगा। बताइए। बांध का जलाशय, धान का खेत, जंगल, उद्यान, क्या होगा? क्या होगा? जंगल नहीं होता है। जंगल जो है कि प्राकृतिक होता है, कृत्रिम नहीं है। बांध का जलाशय इंसान बनाता है, बांध, धान का खेत इंसान ही धान का खेत रोपता है, लगाता है धान। उसके बाद उद्यान यानी बगीचा, तो बगीचा तो इंसान ही तो बनाता है। अपने खेत में लेकर आप 20 पेड़ लगा दीजिए, आपका बगीचा हो गया, उद्यान हो गया। जंगल तो आप नहीं लगा सकते, जंगल तो बहुत बड़ा होता है। जंगल तो जो है कि कृत्रिम होता है, ईश्वरीय देन होता है, उसको इंसान नहीं बनाता है। इसमें क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। आगे देखिएगा। किसी भी खाद्य श्रृंखला शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? यानी खाद्य श्रृंखला का जो सबसे शीर्ष स्तर होता है उस पर कौन सा कब्जा कर लेता है? ठीक ना। तो ये आपको विधिवत पढ़ाएंगे, यहाँ से बस डायरेक्ट समझिए, बहुत टाइम हो गया है। मनुष्य इस पर जो है कि सबसे खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पे जो है कि मनुष्य का कब्जा हो जाता है। ठीक ना। यहाँ पे आपको बताएंगे प्रथम उत्पादक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, उत्पादक क्या होता है। ठीक ना। ये आपको एक वीडियो इस पर बना देंगे, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? कौन सा आहार श्रृंखला सही है? घास यानी घास को चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाएगा, और सांप को बाज, यानी घास को हिरन खाएगा, हिरन को सांप खाएगा, और सांप को शेर खा जाएगा। सांप शेर को खाता है। घास को खरगोश खाएगा, और खरगोश को सांप खाएगा, और सांप को शेर खाएगा। सही है। घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा, बाज को शेर खा पाएगा, बाज तो आकाश में उड़ता है। इसमें क्या होगा? घास को चूहा खाएगा, और चूहा को क्या खाएगा? सांप खाएगा, और सांप को बाज खा जाएगा। ठीक ना। तो हमारा पहला जो है कि एक क्रम हमारा सही है। अगला देखिएगा।
रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित में से रिकॉर्ड रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कह लेंगे उतना कम पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए खूब पूछता है, क्या चक्रवात का, भूकंप का रखती है, उसका रिकॉर्ड रखती है कि कितने चक्रवात आए, कितने भूकंप आए आज, कि लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है कि कौन सा जो है कि जीव हमारा विलुप्त हो रहा है, कौन सा जीव हमारा जो है कि मरने के कगार पे है, कौन सा जीव की संख्या घट रही है, उसका जो है कि विवरण रखता है। कि नाभिकीय रिएक्टर का बताइए क्या होगा। रेड डाटा जो बुक होती है ये हमारे विलुप्त प्राय जीवों का जो है कि क्या रखती है, उनका रिकॉर्ड रखती है कि कौन सा जीव हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं, किस जीवों की संख्या घट रही है, क्यों घट रही है, उनको सुरक्षा देने के लिए रेड डाटा बुक में सब चीज़ आंकड़ा लिखा जाता है, ठीक ना। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के 72 मापक है। मतलब किसी क्षेत्र का जैव विविधता यानी सबसे ज़्यादा जैव विविधता, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस तरह नापा जाता है, किसकी मतलब किस माध्यम से बताइए। ऑप्शन दिया है, वहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों की संख्या पे, वहाँ पे पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या पे, वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या पे, वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या पे। तो जैव विविधता किस माध्यम से नापी जाती है। देखिए वहाँ पे पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या पे कम से कम जिस क्षेत्र का हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट अभी पढ़ाया ना, एक पश्चिमी घाट, हिमालय, उत्तरी हिमालय यानी हिमालयी क्षेत्र, और इंडो बर्मा यानी म्यांमार क्षेत्र हो जाएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कम से कम 16,000 से अधिक प्रजातियां जब हो जाएंगी तो उस क्षेत्र को हम लोग जैव विविधता वाला क्षेत्र, हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है, हॉट स्पॉट की श्रेणी में घोषित किया जाता है। तो हमारे 4 ही क्षेत्र भारत में हैं जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, इसको हमको ध्यान से समझना है। इसमें से क्वेश्चन एक एकदम फिक्स है कि आता ही आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन गैस है, आर्गन गैस जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, यानी जो पृथ्वी के वायुमंडल का क्या है, तापमान को बढ़ाए, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। आगे आपको दे दिए हैं, स्लाइड पे देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस हमारी 6 होती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 6 जो है कि ग्रीन हाउस गैस हैं। 6 ग्रीन हाउस गैस हैं। 6 जो है कि ग्रीन हाउस गैस हैं। 6 जो है कि ग्रीन हाउस गैस है। वो 6 का नाम यहाँ पे आपको लिख दिया है। पहला है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस हमारा गैस क्या है, जलवाष्प है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 है। उसके बाद मीथेन है, CH4 है। उसके बाद ओजोन है, O3 है। नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, यानी उसके बाद CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर से उसके बाद कोल्ड जो हमारे जो कोल्ड जो होते हैं ना, कोल्ड करने वाले जो जैसे आलू रखने वाला हो गया, कोल्ड स्टोर हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि कोई चीज़ जो है कि ठंडा करने के लिए रखा जाए, उसके बाद फ्रिज हो गया, ठीक ना, इस सब चीज़ से निकलता है CFC। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ये शादी विवाह में हम लोग फॉक मारते हैं जो, उससे भी हमारा निकलता है CFC। सबसे ज़्यादा वो हमारे वायुमंडल को क्या करता है, ये प्रदूषित करता है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल की गर्मी को बढ़ाता है, ठीक ना। तो जब गर्मी बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण यही तो है कि जब वायुमंडल की गर्मी बढ़ेगी तो हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, जब हमारी बर्फ पिघलेगा, जब बर्फ पिघलेंगे तो हमारे पृथ्वी पर पूरा क्या होगा, तबाही होगा। किसका, जल की मात्रा बढ़ेगी। जितने हमारे तटीय भारत है, इधर वाला मुंबई, तमिलनाडु, ये सब क्या होगा, इधर के एरिया सब डूबेंगे। जल स्तर का, समुद्र का स्तर का, पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब इलाके डूबेंगे, ठीक ना। हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, आर्कटिका है, सब क्या होंगे, ग्लेशियर हमारे पिघलेंगे ग्रीन हाउस गैस। तो इसीलिए सरकार इस पर बहुत तेज काम कर रही है, ठीक ना। चलिएगा, इतना ही लास्ट था। देखिएगा, आपको धुआंधार प्रैक्टिस देंगे जो है कि थोड़ा सा चेयरमैनी के चुनाव का दिक्कत है, यहाँ पे बनाने नहीं दे रहे हैं वीडियो लोग, थोड़ा सा हमेशा प्रचार कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और जो है कि लाइक जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको सब GD का ही क्वेश्चन, आपके हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। GD का ही विशेष है, लेकिन आपको हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिएगा, आइएगा, जय हिंद।